सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे यूएस ईरान कन्फ्रंटेशन के हवाले से। हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा दिखाई देता है। ईरान ने फ़ज़ाई हुदूद आर्जी बंदिश के बाद खोल तो दी, मगर ख़तरात कम नहीं हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फैसला कुन हमले के ख्वाहा हैं। ताहम उनका ये भी कहना है कि ईरान में हलाकतें रुक गई हैं और सूरत हाल पर वो नज़र रखे हुए हैं। बरतानवी मीडिया भी इंदिया दे रहा है कि ईरान पर हमला करीब है। पेंटागन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल साइट्स और सिक्योरिटी अहदाफ पर हमले के ऑप्शंस पेश कर दिए हैं। उधर ईरान ने वाज़ेह पैगाम दिए कि हमला हुआ तो मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डे निशाना बनेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि ट्रंप ने हमला ना करने का पैगाम भेजा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान ईरान की सूरत हाल को पुरअमन तरीके से देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि ईरान चैलेंजेस से निपट लेगा। अब ये जो कशीदगी है खुली जंग में तब्दील होने जा रही है, क्या सिचुएशन बनने जा रही है, और अगर अटैक होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, पाकिस्तान किस तरीके से मुतासर हो सकता है। इस पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों को वेलकम करते हुए डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। आप देख रहे हैं, आपकी असेसमेंट क्या है यूएस ईरान कन्फ्रंटेशन को लेकर? वाइडर एंड ओपन वॉर में क्या ये तब्दील होने के किस हद तक चांसेस हैं? और ये भी कहिएगा कि कब तक ये, क्योंकि अभी तो आज ट्रंप साहब की स्टेटमेंट लग रही है कि शायद वो कूल डाउन कर रहे हैं सिचुएशन को। वो कह रहे हैं कि वहाँ से किलिंग्स के हवाले से खबरें अब नहीं आ रही, रुक चुकी हैं, लेकिन वो वेरीफाई करेंगे इन फैक्ट्स को। तो आपको लगता है कि कोई यूएस प्लान कर रहा है, जैसे रिपोर्ट्स हैं, बड़ा हमला? जी, एक अगर वाइडर और ओपन जंग की आप बात कर रही हैं तो उससे अगर मुराद ये है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो वो तो बिल्कुल नहीं लगता कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए मुतहम्मिल हो सकता है किसी मुल्क में भी। लेकिन जो बाकी खबरें और जो आपने बयानिए में भी बताया, वाशिंगटन पोस्ट भी इसका इंदिया दे रहा है, उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम भी इसका इंदिया दे रहा है, और तमाम इशारे और तमाम फैक्टर्स इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि ये नविश्ता दीवार है कि ईरान पर स्ट्राइक किया जाएगा। अब उस स्ट्राइक की तैयारी बड़ी भारी भरकम हो रही है। कल रात भी ईरान के इर्द गिर्द तमाम एयर स्पेस में जहाज उड़ते रहे हैं अमेरिका के, और इवन टैंकर्स, जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, वो भी, जिससे मालूम होता है कि ये इस दफा काफी लंबी एरियल अटैक करते रहेंगे और ग्राउंड सपोर्ट को कोशिश करेंगे कि ग्राउंड से उनको किसी न किसी तरीके से मुजाहिरीन वो इतनी कुव्वत पकड़ जाएं उसकी वजह से। और वो कैसे पकड़ेंगे? जिस तरह प्लान नजर आ रहा है, जिस तरह पहले जून में किया अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके, कि डीकैपिटेट किया जो उनकी लीडरशिप है, अस्करी और मदनी लीडरशिप, और चुन चुन के, क्योंकि मसाद ने उसकी निशानदेही करती रही, मसाद और सीआईए का ये ऑपरेशन रहा। और इस सिलसिले में सुनी तो ये भी है कि काफी रा के एजेंट्स भी मसाद के साथ मिलके कर रहे हैं, लेकिन उसकी वेरिफिकेशन अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन बाकी प्रॉक्सी के तौर पर जो काम कर रहे हैं लोग, मुजाहिरीन में घुल मिल गए, उनके ही लोग जो हैं, ईरानी लोग जिनको कि कन्वर्ट किया गया है या एजेंट बनाया गया है। तो ऐसी सूरत में अब जो मंजरनामा आगे नजर आ रहा है और ट्रंप के जहन में क्या है वो तो किसी को नहीं पता पड़ता है, लेकिन जो डॉट से डॉट अगर कनेक्ट किया जाए, और जो पॉस्चरिंग हो रही है अमेरिका की तरफ से और जो पॉस्चरिंग हो रही है ईरान की तरफ से, उससे महसूस तो यही होता है कि यस, और जिस तरह बरतानिया के मीडिया कहता है कि ये अगले 24 घंटे जिसमें से 12 घंटे गुजर गए हैं, जिसका मतलब अब मजीद कोई आज की शब थोड़ी सी ज्यादा प्रीकेरियस होगी उसमें। लेकिन और ईरान का जवाब किस हद तक हो सकता है अगर ये अमेरिका जंग, जिस तरह के मैंने कहा, जिस तरह के मैंने जिक्र किया अभी चंद लम्हे पहले, कि ईरान जो है वो भी पॉस्चरिंग दोनों साइड से हो रही है। ईरान ने अपने एयर डिफेंस की जो भी बचा कुचा उनके पास है, और वाज़ेह रहे कि जून से लेके अब तक ईरान ने अपनी काफी कोशिश की कि अपने नुकसानात को पूरा करे, और उससे आगे जाके कि अगर कोई ऐसी एरियल
मामलात और अटैक होता है तो उससे न बर्दाश्त ना हो सके। ईरान ने, और बाय द वे ये भी बताता चलूं, ऐसी खबरें हैं कि चाइना ने जो उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स वगैरह के लिए, जिसमें खैबर मिसाइल एक उनका है जो कि 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, जिसका कि 1.5 टन जिसका कि वजन लेके जा सकता है, और स्प्लिट मिसाइल्स यानी आगे जाके जब पड़ता है तो उसमें मुख्तलिफ छोटे छोटे मिसाइल और निकलते हैं, तो जिसको कि इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल। तो इस किस्म की उनकी फैक्ट्रियां 24/7 बेसिस पे कर रही हैं। इसके बरक्स जो पोस्चरिंग अमेरिका कर रहा है, वो जाहिर है उसके पास ये तमाम इतलात तो होंगी, तो वो उस चीज को काउंटर करने के लिए वो जिसको कहते हैं कि शॉक एंड ऑ, मतलब अचानक ऐसे मामलात करे, इतनी शदीद कोई बमबारी करे कि जिसमें वो एसेट्स को, जिस तरह आप अभी जिक्र कर रही थे कि पेंटागन ने अपना प्लान पेश कर दिया है, वो एसेट्स जो डिप्लॉय हुए हैं, न्यूक्लियर जो बचा खुची फैसिलिटी है वो, और जो डिफेंस की उनके बाकी तंसीबात, खास तौर पर जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड की तंसीबात हैं, क्योंकि रेवोल्यूशनरी गार्ड से ही उनको सबसे बड़ा खतरा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ही जो है वो उन सिविल इदारों में भी हैं जिनकी ओवरसाइट रखते हैं वो, और उनके पास फाइट करने की ताकत भी है, और उन्हीं के पास वो सारे मिसाइल्स वगैरह का निजाम है। तो इस लिहाज से वो चाहेंगे कि इनको न सिर्फ डिकैपिटेट किया जाए, उसका मकसद क्या है? इन तमाम चीजों का मकसद ये है कि ऐसी फिजा बने कि वो मुजाहिरीन जो अभी जाके थोड़े से मदहम हुए हैं, मदहम होने की वजह क्या है? अनवेरीफाइड जो खबरें जो इस वक्त हैं मंजर आम पर आई हैं मुख्तलिफ मीडिया के जरिए, वो कहते हैं कि 1250 से लेके, और एनजीओ के जरिए 1250 से लेके यहाँ तक बता रहे हैं 12,000 तक। क्या इसमें हकीकत है वो तो इस वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ है जुमेरात के बाद, जुमेरात तक पीक पर बात पहुंची, तो आनन फानन ऐसी कौन सी बात हुई कि उसके बाद मामला मधम कर पड़ना शुरू हुआ। उसके बाद हुआ ये कि उससे पहले वो इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को ज्यादा कुछ नहीं कह रही थी ईरान की अथॉरिटीज, लेकिन थर्सडे को जब उन्होंने देखा कि प्रॉक्सीज भी मिल गई हैं और शिद्दत ज्यादा आ गई है और जलाओ घेराव ज्यादा हो गया है, तो उसमें ईरानी अथॉरिटीज और रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बहुत सख्त एक्शंस लिए हैं। कितने लोग हलाक हुए हैं ये नहीं कहा जा सकता, जिसकी वजह से मामला थोड़ा हमसा गया है, सहमसा गया है, लेकिन महसूस यही होता है कि ऐसे हालात में वो बारे की तरह एक जगह से दबाएंगे, दूसरी जगह लोग उठेंगे, और फिर इसी का इंतजार है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो इस काबिल हो जाएं कि जैसे ही एरियल अटैक्स के जरिए डिकैपिटेट हो उनकी लीडरशिप, और कुछ जिस तरह के वहां वेनेजुएला में उन्होंने किया हिट एंड रन वाला मामला, कुछ इस किस्म की तैयारियां नजर आ रही हैं जो कि रिपोर्ट हो रही हैं। तो ऐसी सूरत में फिर वो चाहेंगे कि वो जो मुजाहिरीन है, जो अपोजिशन है, बाय द वे ये भी आपको आखिरी चंद सेकंड्स में बताता चलूं फाइनली कि जो अर्बन एरिया है उसके वेस्टर्न इंक्लाइंड लाइफ स्टाइल चाहते हैं कि कोई फ्रीडम मिले, चाहते हैं कि ये जो रियाल है 1.5 मिलियन $1 का हो गया है, जो कि उसमें कोई उनकी कमी आए और वो उनकी सैंक्शंस में कमी आए, जिंदगियां थोड़ी बेहतर हों, लेकिन अर्बन एरिया के अलावा जो रूरल एरिया के अफराद हैं वो अभी भी एलर्जी के साथ काफी हैं। तो क्या इसके बाद रिजीम चेंज पॉसिबल हो पाएगा? ये सवाल लेके आऊंगी वापस आपके जानिब, लेकिन मैं एहतशाम साहब का इस पर टेक लेती हूँ। एहतशाम साहब, आपको में कब तक आप इसकी टाइमलाइन देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो अटैक कर सकता है? और दूसरी चीज़ ये कि अभी हमने देखा था कि चाइना का जो रिस्पांस था, लेकिन उससे कदरे सख्त रिस्पांस था रशिया का, कि वो इस किस्म की कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश ना करे अमेरिका यहाँ पर। सो इस सारे सिनेरियो में जब अगर अटैक होता है, गॉड फॉरबिड, तो आप क्या देख रहे हैं कि रशिया की मदद और चाइना की मदद किस हद तक होगी? इनडायरेक्टली चाइना तो इन्वॉल्व होगा, रशिया किस हद तक खड़ा होगा? देखिए आमना, मैं इस हवाले से बड़ा क्लियर हूँ, और डॉक्टर साहब भी इस पर बात कर सकते हैं कि जो सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ बन रही है या हमारे रीजन में जो कुछ हो रहा है, और जो एक रिस्पांस हमें चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से आ रहा है। भले उन्होंने वेनेजुएला के मामले में भी कंडेमनेशन की थी जी इस तरह की मुहिम जुई से जो है ना वो रोका जाए अपने आप को, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतने एक्टिवली इसमें आएंगे और वो कोई कोशिश करें वो जंग में कूदें और अमेरिका को कोई टफ टाइम दे। मुझे नहीं लगता हमना इस वक्त ये सूरत हाल।
दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने आपको याद होगा कि ये जो भी प्रेसिडेंट साहब ने बात की है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, कि जी मैंने क्योंकि फांसियाँ रुक गई हैं, अब जिस अंदाज से लोगों को मारना शुरू किया गया था रुक गया, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया। मुझे लगता है मादत के साथ ये ब्लफ भी हो सकता है। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। इवन आपको याद होगा हमारे फील्ड मार्शल साहब का भी बार बार उन्होंने नाम लिया, आसिम मुनीर का, कि आप ईरान को ज़्यादा हमसे समझते हैं, आप उनसे बात करें। अभी बातचीत अभी शुरू नहीं हुई थी या हो रही थी तो हमला हो गया था। अब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमला। अब क्या इस हमले को, मुझे लगता है कि ये तैयारी तो उन्होंने कर ली है। अब वो जो पेंटागन ने और CIA ने जो ब्रीफिंग दी है प्रेसिडेंट को, उन्होंने जो बताया है कि जी हमारे बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, हम ये जो करेंगे इसके असरात जो है बहुत दूर दराज तक होंगे, हमारी इकोनॉमिक तो डेंट पड़ेगा। रीजन में जो डिस्टेबलाइजेशन होगी उससे हमारे जो जिसको कहना चाहिए इत्तेहादी हैं उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि बड़ा वाज़ेह तौर पे ईरान ने हमला कह दिया है कि अगर हम मुझ पर हमला हुआ तो अमेरिकन के जहाँ इंटरेस्ट हैं वो GCC कंट्रीज़ में उन्होंने कहा खुल के हम मारा मारी करेंगे। अब दो चीज़ें हैं मेरी नज़र में। देखिए आमना उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बड़ी हद तक उन्होंने जिसको कहते हैं न्यूट्रलाइज़ कर दिया है, अगर ख़त्म नहीं किया तो। अब उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम उनका बहुत आगे चला गया, बल्कि मुकम्मल दस्तरत हासिल हो गया। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल मारे भी हैं कुछ जगहों पे। आपको याद होगा पिछली जंग में नेतन्याहू के घर के करीब और इधर अपना तल अवीव के आगे पीछे जो मारे गए थे, 10,000 लोग मुसलसल कई दिन तक वो बंकर्स में जाके रह रहे थे। तो अब ये सबको पता है कि जी इस वक्त तो उनके अहदाफ हैं जी न्यूक्लियर प्रोग्राम फैसिलिटीज़ पे भी, और आपका बैलिस्टिक मिसाइल भी, और दूसरे सिक्योरिटी के जो अहदाफ हैं उन पे हमला करने की बात हो रही है। अब इस पे कितना रिएक्शन स्ट्रॉन्ग आएगा, अब इत्तलात यही आ रही हैं। आप डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, वाशिंगटन पोस्ट, बरतानिया का मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम, ये सारी बातें कर रहे हैं कि ये होने वाला है, होगा। लेकिन एहतशाम साहब, मल्टीपल फ्रंट्स ओपन करना, ग्रीनलैंड के हवाले से बार बार बयानात आना, वहाँ से डेनमार्क की हम देख रहे हैं कंडेमनेशन आना, वो भी पूरी तरह से तैयार बैठे हैं कि जी अब देख लेते हैं सारे मामले को। अमेरिका कहीं मिसकेज तो नहीं कर रहा ईरान वाली सिचुएशन को लेके? ये ना हो कोई सरप्राइज़ मिल ही जाए इनको इस रीजन से। देखिए एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी मेरी इत्तला है आमना, कि इस वक्त 3 बंदे जो है ना वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ मुसलसल कांटेक्ट में हैं, जो उनको मना कर रहे हैं कि जी ये आप ना करें, और प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, जिसमें फील्ड मार्शल हमारे आसिम साहब हैं, और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, और तैयब अर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं। वो कहा जा रहा है कि वो उनको ये कह रहे हैं कि जी ये सब करने से आपके लिए मसाइल तो होंगे, किस तरह के होंगे, हमारे रीजन में बहुत मुश्किलात होंगी, और जिस तरीके से डिस्टेबलाइज होगा पूरा रीजन, उसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकन ने कहा जाता है प्लान कर लिया है, और पीछे पूरी यहूदी लाबी उनके साथ खड़ी हुई है, और वो जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, मुझे नहीं लगता आमना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इससे पीछे हटेंगे। देखिए अफवाज के सरबराह हैं वहाँ, तो खबरें ये भी आ रही हैं कि वो मार्शल भी लगा सकते हैं वहाँ पे। वो तो कहते हैं जी मैं किसी कानून आइन को नहीं मानता, मोरालिटी और जो वाली बात मेरी अपनी है, मेरा जो ज़मीर कहेगा मैं करूँगा। अब सवाल ये है कि जी इसके बाद क्या होगा। जो आप ग्रीनलैंड की भी बात करनी है, वेनेजुएला की, देखिए उन्हें को परवाह नहीं, जित नेटो में देख लें, ब्रसल में लोग सर जोड़ के बैठे हुए, क्या करें। बड़े सख्त बयान दिए हैं ग्रीनलैंड के मामले में, जर्मनी ने दिया, फ्रांस ने दिया, इवन बरतानिया ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बल्कि जर्मनी और फ्रांस ने तो अपने ट्रुप्स से कुछ भेज दिया वहाँ पर। अगरचे वहाँ से आप पहले ही देख लें कि अमेरिकन 1950 से उनके पास ये मिलिट्री बेस है जिस पे वो बैठे हुए हैं। अब ये क्यों फिजिकली लेना चाहते हैं, जबकि आपने देखा कि कल भी ग्रीनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है कि जी हमसे बैठ के बात करें तो कोई गिव एंड टेक हो सकता है। मतलब है कि आप आना चाहते हैं, और कंपनी भी दुनिया की आ रही हैं, आपकी भी आ जाएं, जो आपकी नज़र है रेयर अर्थ मेटल्स पे वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखें एक जिस वक्त तो रशियन बड़े इस लिहाज से तो खुश हैं कि नेटो में लड़ाई शुरू हो गई है, नेटो के मालिक अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, और अमेरिका अब क्या करेगा। अमेरिकन तो इस वक्त हम ना उनकी मिलिट्री माइंड डॉक्टर साहब से मुझसे ज़्यादा जानते हैं। लोग कहते हैं कि अगर दोनों अमेरिका, रशिया और चाइना मिलकर भी अमेरिका के साथ लड़ेंगे तो शायद मिलिटरली अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी जिस तरीके से रेड सी के अंदर उनके सारे बड़े बड़े नेवी के डिस्ट्रॉयर ऑयल मिसाइल आ चुके हैं वहाँ पे, तो ये जो फोरगॉन कंक्लूजन है कि जी ये कुछ होने जा रहा है। उसके बाद हमारे लिए कितनी मुश्किलात पैदा होंगी एक और बात है। हमारे तो नेक्स्ट डे और नेबर है ईरान, और खुदा ना खास्ता रजीम चेंज जिसके अब चांसेस दुनिया भी कह रही है अब शायद इतने नहीं रहे जो पहले था, क्योंकि बड़ी हद तक जैसे भी ये रिप्रेशन के ज़रिए उन्होंने कंट्रोल कर लिया, अब शायद मुश्किल होगा। तो अलग बात है कि जिसको तैयार किया जा रहा था अपने
हैं शाह के बेटे को, रज़ा पहलवी को, वो देखें तो वो तो इस कदर इसराइल के करीब चला गया। वो तो जो उनकी दीवार है जहाँ इबादत करते हैं, टोपी पहन के वही से इबादत की, सब तक चला गया आगे। तो एक सवाल मैं अपना डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो बात हो रही है कि अमेरिकन जो है ना वो 10 दफ़ा सोचेंगे कि इस दफ़ा मामला जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है, पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल ओपिनियन खिलाफ है, अगरचे भले उसकी परवाह नहीं करते। आपको लगता है कि इस हमले के नतीजे में हमारे साथ क्या होगा, हम कितने इससे असरअंदाज होंगे? और ये जो अब बात हो रही है कि GCC कंट्रीज़, अगर इस पर ईरान ने उस पर हमला हुआ तो कहा जाता है कि ईरानी पहले से ज़्यादा हमले वहाँ पे करेंगे, तो फिर सूरत हाल कहाँ जाएगी? हमारे ऊपर तो खैर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा पहला तो मसला होगा रेफ्यूजीज का, और उसके बाद दूसरे और बहुत सारे हमारे पास स्ट्रेटेजिक मसाइल शुरू हो जाएंगे, हमसे कुछ डिमांड्स बढ़ जाएंगी। ईरान में अगर अपराइजिंग शुरू हुई, खदशा और ख़तरा तो ये है कि जब एक्शन लिया जाएगा ईरान में, तो ईरान में बजाय इसके कि कोई स्टेबिलिटी आए, लीबिया की तरह डिस्टेबलाइज अगर हुआ ईरान, तो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। दूसरी चीज़ खिते की बात, खिते में एक बोचाली कैफियत आ सकती है। ईरान ने अभी नहीं बल्कि जंग से पहले भी, और जब ईरान के तरफ से कुछ मिसाइल दागे गए थे सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स पर, ऑयल फैसिलिटीज पर, तो उसके बाद भी जो है सऊदी अरब ने कोई रिटेलिएट नहीं किया और अमेरिका ने भी कोई रिटेलिएट नहीं किया, और जिसका तो खैर चले वो एक दूसरा मामला है। एक चीज बता दें, वक्त कम है, ये मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं और पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत नीचे आ चुका है इनका। आपको लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन अगर हार जाती है रिपब्लिकन, तो ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगा दुनिया में जिस तरह की वो मामला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुहिम जुई कर रहे हैं? बिल्कुल मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि 37% पे आ गया है, 51% से उनकी रेटिंग। लेकिन वो चाह रहे हैं किसी तरह इकोनॉमिक सिचुएशन को बढ़ा के इलेक्शन से पहले जिस तरह पिछली दफा इलेक्शन जब उन्होंने आखिरी दिनों में जो कैंपेन किया तो उनकी रेटिंग बढ़ गई थी। तो खैर वो भी जो भी उनके जहन में प्लानिंग होगी, लेकिन मैं बस आखिरी 4 सेकंड में 5 सेकंड में बता दूं कि ईरान कह चुका है कि अगर हमारे ऑयल फैसिलिटीज और हम पर अगर किसी फिजा से किसी मुल्क के जरिए कोई मिसाइल और कोई हमला हुआ तो वो मुल्क भी हमारा टारगेट होगा। इसीलिए सऊदी अरब, ओमान और बाकी गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इस मामले में कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये थम जाए मामला, और उन्होंने अपने एयर स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि हमारे एयर स्पेस के जरिए कोई हमला नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने ईरान को ये बताने के लिए कि भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बहरहाल बेसिस तो उधर हैं और वहाँ बम्बर्स आ गए हैं कतर के, या आज की जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ बम्बर्स भी स्टेशन हो गए। राइट जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ ही रहेंगे, ब्रेक की जाने के बाद एक और स्टोरीज पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। ईरान के साथ बढ़ती कशीदगी और मुमकिन फौजी कार्रवाइयों के साए में अमेरिका ने एक बड़ा इमिग्रेशन कदम उठा लिया है। अमरीकी वजारत खारजा ने 75 ममालिक के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग मुअत्तल करने का ऐलान किया, जिसका इतलाक 20 जनवरी से होगा। ये फैसला इमिग्रेशन कवानीन और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को मजीद सख्त करने के वसी प्रोग्राम का हिस्सा बताया जा रहा है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक पाबंदी का इतलाक ख़ास तौर पर इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा, जबकि सयाहती और तालीमी वीज़ों पर सूरत हाल अभी गैर वाज़ेह है। मुतासरा फहरिस्त में नाजरीन ईरान, रशिया, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। इस पर पाकिस्तानी जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं वहाँ से रिएक्शन भी आया कि पाकिस्तान अमरीकी हुकाम से राब्ते में है और उम्मीद है कि इमिग्रेंट वीज़ा की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये कि जब अमरीका कई ताल्लुकात बेहतर होने का दावा करता है तो फिर इन ऐसी इज्तिमाई पाबंदियों की ज़रूरत क्यों पेश आती है? एहतशाम साहब से ख़बर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, हम देख रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये वाला टर्म आया, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खासे बेहतर हो गए। ख़ास तौर पे जो करंट सेटअप है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, इनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नाम आना बेसिकली क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, हमने बुनियादी तौर पे जो फ़ैसला किया गया वो तो यही कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, हमारी दौलत लूटी जा रही है, अमेरिकन इस दौलत से महरूम हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने सारी दुनिया की फ़ॉरेन एड बंद कर दी है, फ़ॉरेन फंडिंग बंद कर दी है, 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल माहिदों से वो बाहर निकल आए हैं। उन्हें तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि क्या रिएक्शन आता है क्या नहीं आता।
अब सवाल ये है कि 2 बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारी सलामती के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि ये काम करें, लेकिन आमना इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 माह पहले ये काम किया है कि आपने देखा फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो 3 मुल्कों में जॉइंटली हो रहा है, वहाँ पे अमेरिका में, मैक्सिको, कनाडा में। उससे पहले ये इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन जितनी तेज़ी से करने का फ़ैसला किया गया, ये बड़ी अहमियत है इसकी, जिस पे वहाँ के लोग भी परेशान हैं और बड़ी जिसको कहते हैं अगेंस्ट ओपिनियन आ रही है कि ये हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि पूरा मुल्क आप देख लें आम ना, वो तो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट है ना, वहाँ तो ओरिजिनल अमरीकी तो कोई नहीं है वहाँ पे। तो अब जो थे उनको मार मार के भगा दिया लेके, तो किस किस को निकालें। हाँ, हमारे लिए बड़ी अहम बात यह है कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगें थी और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया। और आप देखें भारत का नाम इसमें नहीं आया, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं। भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। तो देखिए सवाल ये है कि अब जो सवाल पूछा जाता है तो बताया यही गया, जो मेरी इत्तला है ना, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी जो है ना वो कहते हैं इसको रिव्यू करेंगे और इसमें कुछ मालिक को निकालेंगे और इसमें अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का भी नाम निकल आएगा। ये भी बातें हो रही हैं। क्या पाकिस्तान का नाम आना एक ऐसी सिचुएशन में जब हम ईरान के साथ देख रहे हैं और हम बॉर्डर भी शेयर करते हैं, क्या कुछ अचीव तो नहीं किया जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका के बारे में ये कि कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी है। देखिए हमने वो तो क्लियर होगी ये बात कि बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात है ही नहीं है, और उन्होंने किसी की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं करना। वो कह भी चुके हैं कि जी हमारे पास तो इतनी सलाहियत है कि हम रेड सी में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट हो, हम दुनिया के सब ममालिक में जाके अटलांटिक पार भी हम जा सकते हैं और लेटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका जहां हमारे अहदाफ होंगे पूरा कर लेंगे। अब उन्होंने कहा कि बॉडी बैग जो जाते थे उससे अमरीकी ओपिनियन बड़ी तेज़ी से ख़िलाफ़ होती थी कि जी इतनी लाशें आई हैं तो ये काम नहीं करेंगे। इराक़ और अफ़गानिस्तान के बाद तो सबक उनको मिल गया है। अभी आप देखें चंद दिन पहले जो 4 या 5 अमरीकी सीरिया में मारे गए थे, अमरीका ने इतना खौफनाक उन पर हमला किया है कि बेशुमार वहाँ पर लोगों को मार दिया गया। तो बात यह कि ये नहीं काम होगा, लेकिन अमेरिकन का और प्रेसिडेंट ट्रंप का जो है ना अपना ही एक सिस्टम है जिस तरीके से वो सोचते हैं। वो डे 1 से ही आपने देखा, जब पहला इलेक्शन जीता था तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे मुल्क से गैर मुल्की लोगों को निकाला जाए। ये जो बाहर से लोग आते हैं कि हमारे वाइट अमेरिकन उनका हक छीनते हैं, वो तो कहते हैं तुम्हारी जो नौकरियां थी ये बाहर से आए लोग ले जाते हैं। एक तो क्लर्जी का वोट मिला उन्हें, जिस तरीके से वो कहते हैं वो रिलीजियस हैं, शराब नहीं पीते, बिल्कुल सुअर नहीं खाते वो, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो कहते हैं जितने लोग थे उस बेल्ट के जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजहबी लोग रहते हैं उन्होंने इनको वोट किया था। अब लोग जो है ना थोड़ा सा जो है ना अननव हुए हैं वहाँ पे कि भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया कि ये अगर आप इस तरह करेंगे तो हमारा मुल्क खाली हो जाएगा। हमसे तो बाहर के मुल्कों ने आके हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा दुनिया जहाँ की तरक्की में हमारा साथ दिया, आप ये क्यों कर रहे हैं? तो अब इंडिया के हवाले से जो आप पूछ रहे हैं हमने, ये भी बात हुई है। वो कहते हैं कि जी मोदी को इस कदर दबाव में लाया गया कि मोदी अपने घर में परेशान हो गया। हमसे जंग हारने के बाद अमेरिका के जिसको कहते हैं उन्होंने पहले उनके टैरिफ लगाए 50%, अभी फिर वो जो ईरान के से जो जारत करेंगे उनके 25 से 35% उन पे टैरिफ लगेंगे। तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव था मोदी हुकूमत पे, तो इसलिए उनको फॉर द टाइम बिंग उनको रोका गया। अगरचे बेताशा केसेस हैं हम ना उनके जो हिंदुस्तान के लोगों के हैं, अगर वो होता तो शायद मुसीबत हो जाती, हमें भी तकलीफ़ होगी। हमारे भी देखें जो एडवांस नौयत के केसेस थे, जो बेशुमार लोग हैं जो जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रीयूनियन करनी थी, वो तैयार बैठे थे जानने के लिए। अब एक मुद्दत के लिए किसी को भी नहीं पता, इनडेफिनेट पीरियड के लिए काम किया है। और इकोनॉमी पे भी स्ट्रेन आएगा ना एहतशाम साहब, आपके रेमिटेंसेस इससे अफेक्ट करेंगे, ये करेंगी। दूसरा हम ना देखें ना एक और भी रिएक्शन आएगा ना, एक तो सियासी तौर पे भी अपने लोगों में आएगा, जो बाहर लोग बैठे हैं वो तो आप ठीक कह रही हैं, ये ज़ाहिर है लोग जितने ज़्यादा लोग जाते थे। हमारा देखें दूसरे नंबर पे सऊदी अरब के बाद अमेरिका से हमारी जिसको कहते हैं रेमिटेंसेस आती थी, हमारी तिजारत उनके साथ सबसे ज़्यादा 45% ट्रेड हमारी उनके साथ है, एक्सपोर्ट हमारी उधर जाती है। तो अब सवाल ये है कि हमारे साथ इस स्टेज पे करना ज़ाहिर है, अब इतलात तो ये है कि फॉरेन ऑफिस टेकअप कर रहा है मामलात को, लेकिन वहाँ पे सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कन्विंस करना, उन्हें कोई पसंद आ जाए, कोई तारीफ़ ऐसी कर दे तो वो घर बुला लेते हैं, बिठा के वो कहते हैं देखें फलां आदमी मेरे बारे में ये कहता है। तो अब इस हद तक मामलात आगे चले गए हैं, और जब वो कहते हैं कि जी मैं फ़ैसले अपने खुद करूँगा, अब बावजूद इस बात के कुछ इतलात यही हैं कि जी जिस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा है कि ये आप काम ना करें, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन वो पेंटागन और CIA को लेके साथ चल रहे हैं।
वो बाकी किसी और अदारे की बात नहीं सुन रहे, किसी अमरीकी थिंक टैंक की बात नहीं सुनते। वो आप देख लें न्यूयॉर्क टाइम के रिपोर्टर को तो वो कह देते हैं कि तुम बाइस्ड हो, तुम चले जाओ। इस तरह CNN के रिपोर्टर्स के बारे में फेक न्यूज़ करके भगा देते हैं लोगों को। तो वो अब उनकी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जी अब शायद जो उनका प्लान था कि अपनी तीसरी टर्म के लिए भी अगरचे इजाज़त नहीं देता आइन, वो कह रहे थे कुछ करके तो हम वो तीसरी दफ़ा भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वहाँ अब बहुत ज़्यादा ओपोजिशन शुरू हो वैसे गई आपको है। ये जिस तरीके से आपको ये डेमोक्रेट लग रही है के साथ- सस्पेंशन टेम्परेरीली की गई है, या आप समझते हैं कि ये अब थोड़ी कुछ अरसा ये प्रोलॉन्ग करेगी? आमना मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे अरसे तक करेंगे, क्योंकि इसके नुकसानात अमेरिका को भी होंगे। जितना आप देख लें पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते थे और जब सब कुछ होता था वहाँ पे मेरा ख्याल है वहाँ से भी रिएक्शन आएगा, उनकी यूनिवर्सिटी से भी आएगा। स्टूडेंट जाते थे, अगर स्टूडेंट पे पाबंदी नहीं है, ये जो काम करने वाले लोग हैं बुनियादी तौर पे उन्हीं के लिए है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस तरह ताल्लुकात है हमारे, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो फेवर भी कर रहे होते हैं कई वालों से। अभी आपने देखा कल ही एक एरिक्सन कंपनी का डेलीगेशन आया हुआ था, वो वर्ल्ड फाइनेंशियल लिबर्टी, वो जो कंपनी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, इसमें 45% उनका हिस्सा है। वो लोग आए होते, क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान के साथ बहुत ठेके हुए हैं। तो लगता है कि किसी स्टेज पे शायद पाकिस्तान को कन्विंस करे, और जो इतलात हमें मिल रही हैं कि कुछ दिन अरसे के बाद पाकिस्तान का नाम निकल आएगा। और निकलना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए जहाँ तक हमारे लोगों का ताल्लुक है, फिर जिस तरह आप बात करी रेमिटेंस है, और हमारे फाइनेंशियल आदाब पे भी असर पड़ेगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए मेरा ख्याल है हुकूमत जो है ना वो मुसलसल कॉन्टैक्ट में रहेगी अमेरिका के साथ। राइट, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब इस हवाले से अपना तज्जिया पेश करने के लिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज़ अबाउट इकोनॉमी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खुले लफ्ज़ों में मान लिया है कि ज़्यादा टैक्स और महंगी तवानाई के बायस कंपनीज मुल्क छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसी दबाव को कम करने के लिए टैक्स, टैरिफ और तवानाई के शोबे में रिफॉर्म्स की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक रेमिटेंसेस में इजाफा, डिजिटल पेमेंट्स और निजकारी मईशत को सहारा देने की कोशिशें हैं। दूसरी जानिब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने इतराफ़ किया है कि IMF प्रोग्राम को तरक्की मुखालिफ समझा जाता है। उन्होंने वार्न किया कि 2.6% मुआशी शरह नमू आबादी के इजाफे के सामने तकरीबन सिफर तरक्की है। लेकिन ये जो इस्लाहात प्लान की जा रही हैं, क्या ये हो पाएंगी? चैलेंजेस क्या हैं और क्या मामला चलेंगे? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये जो हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना की जानिब से एडमिशन करना इन मामलात के बारे में कि इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क में हाई टैक्सेस हैं और फाइनेंसिंग कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ उनका इनखला जारी है। सो आप समझते हैं कि यही मामलात हैं या कंस्ट्रेंट्स और भी हैं? देखिए, पिछले 75 सालों से हम IMF के मेंबर हैं। 1950 में आई थिंक हम IMF के मेंबर बने थे, तो 24 प्रोग्राम उनके इस्तेमाल कर लिए हैं। अभी तक अगर हम यही डिबेट कर रहे हैं कि वजूहात क्या हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी नाकामी। देखिए, वजूहात से आगे बढ़ना है, सिर्फ बयान देने के नतीजे में जो है वो मामलात अच्छे हो नहीं जाते। सिर्फ नियत करने से, सिर्फ नारा लगाने से हिकमत अमली सामने आनी चाहिए। तो जो अभी इन्होंने कमेटी बनाई है बयानात से बढ़ के, आपको नहीं लगता कि वो जो भी कमेटी $60 बिलियन 3 साल में एक्सपोर्ट्स हम करेंगे, IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, उनमें भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ पोटेंशियल है, इंटेंट है अब इनकी इस बार? दोबारा से कमेटी बनाने के नतीजे में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ जाएंगे। हिकमत अमली बनाने के नतीजे में और फिर उस हिकमत अमली के ऊपर अमल करने के नतीजे में कुछ होगा। अभी तक हमें सिर्फ लग रहा है कि कमेटीज बनाई जा रही हैं, नीयत शायद बांधी जा रही है, ये बताया जा रहा है कि हमारी नीयत है, नारे लगाए जा रहे हैं। इन चीज़ों के नतीजे में तो ना एक्सपोर्ट बढ़ने वाली हैं, ना बिजली की कीमत नीचे आने वाली है, ना गैस, ना आपके टैक्सेस की शरह नीचे आने वाली है। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि हिकमत अमली, तो उसका मतलब ये है कि हुकूमत एक ख़ास स्ट्रेटजी, प्लान हमारे सामने रखे और फिर हमें उसके ऊपर एग्जीक्यूशन, उसके ऊपर अमल दरामद का तरीका बताए। ये बातें तो पिछले कई सालों से, कई डेकेड से हो रही हैं कि प्रॉब्लम जो है वो बिजली में है। अगर 22 सेंट की बिजली, 20 सेंट की बिजली पाकिस्तान में हम एक्सपोर्टर को दे रहे हैं और हमसाया ममालिक में वो बिजली की कीमत उससे आधी है, और फिर हम ये कहें कि हमने एक्सपोर्ट डबल कर देनी है, तो ये तो होने वाला नहीं। तो अभी से वो आने वाला या कमेटी खेलने वाला मामला, इससे आगे बढ़ना होगा। एग्जैक्टली
ये जो गवर्नमेंट ने बातें की हैं कि फिस्कल डेफिसिट और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए अब जो इकदामात हैं वो भी कल फाइनेंस मिनिस्टर ने सामने रखे हैं कि जी गवर्नमेंट पुश कर रही है एफपीआर की ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स और इसके बाद अलावा जो लॉस मेकिंग रियासती कंपनीज़ हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन। ये बातें एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हम पहले भी सुनते आए हैं, लेकिन इनके रुकावटें क्या हैं इम्प्लीमेंटेशन में? ये इकदामात हो क्यों नहीं पा रहे इम्प्लीमेंट? चैलेंजेस क्या हैं गवर्नमेंट को? एक सारी डिबेट में पीआईए को ज़रूर डाल दीजिए कि एक कामयाबी इस हुकूमत की ज़रूर सामने आई है। कई सालों से ये बात हो रही थी कि स्टेट ओन एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज करना है। वजारत ख़जाना ने 2 दिन पहले हमें बताया कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं तकरीबन 110 के लगभग, वो कोई 12,000 अरब रुपए के कर्जे इकट्ठे कर दिए। हर साल बजट आता है, हर साल बजट में हम 2 से 3 हज़ार अरब रुपए की सब्सिडीज देखते हैं। कामयाबी अभी तक एक हुई है, वो है पीआई। बातें पिछले 25 साल से हो रही हैं, वजूहात क्या हैं उनको हम सबको पता है कि वो वजूहात क्या हैं, लेकिन वो हल क्यों नहीं हो पाती, ये आपने सवाल किया। देखिए, एक तो बहुत बड़ा रोल है जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल फाइनेंस, यानी कि सियासी रुकावटें हैं। अब अगर आप शुगर की इंडस्ट्री को ले लीजिए, उसमें पीएमएलएन के सियासतदान, पीटीआई के सियासतदान, पीपल्स पार्टी के सियासतदान, तीनों जो बड़ी जमातें हैं उनमें से उनके जो लीडरान हैं वो मिल मालकान है शुगर इंडस्ट्री के अंदर। अब आप बताएं कि वो शुगर इंडस्ट्री की रिफॉर्म क्यों नहीं हो पाती? तो उसके हवाले से तो अब अभी खबर आई थी कि डी रेगुलेट करने लगे हैं फुली, उससे कुछ बेहतरी आएगी या आप समझते हैं कि डी रेगुलेट हो सकेगी मुकम्मल तौर पे? जरा उसका मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए कि आप और मैं और बाकी 25 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त 200 रुपए से ज़ायद पर किलो चीनी दे रहे हैं, उसका रेट हम दे रहे हैं। और बाकी 8,000 अरब जो पाकिस्तान से बाहर इंसानियत रहती है उसको चीनी मिलती है 100 रुपए की किलो। तकरीबन 4 से 500 अरब रुपए का इन 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सालाना टीका लग रहा है और पिछले कई सालों से लग रहा है। और कई सालों से ये सुना जा रहा है कि डीरेगुलेट। देखिए, हल हमें पता है, हल इसका डीरेगुलेशन है। आप पाकिस्तान में इंपोर्टर्स को इजाज़त दे दें कि वो दुनिया के किसी मुल्क से जितनी चीनी चाहे इंपोर्ट कर ले, हुकूमत उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी। पाकिस्तान में जो मिल मालकान हैं उनको इजाज़त दे दी जाए, वो जितनी मर्जी चीनी दुनिया में जहाँ मर्जी एक्सपोर्ट कर लें, उनको किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आसान तरीन है, ये तो हमें पता है, लेकिन इनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं होता? असल सवाल वो था जो आप। ठीक। और डॉक्टर साहब, लास्टली ये बताइएगा कि आईएमएफ से निकलने के लिए जो गवर्नमेंट के बार बार बयानात हैं और साथ साथ ये भी इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कहा जा रहा है कि हमारी जेट्स की सेल के इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि हम आईएमएफ से निकल जाएंगे, ये आपको कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं दावे? अच्छा, इसमें जेट की सेल का आपने जिक्र किया, इसमें अच्छी खबर है, बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी डिफेंस इक्विपमेंट की जो सेल है वो 100-200 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की नहीं सुनी। अब बात हो रही है बिलियन $1 की, और कम से कम उसमें से 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट तो कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जो तखमीना लगाया है तकरीबन $6.6 अरब के कंफर्म कॉन्ट्रैक्ट। उसके अलावा कोई $11 अरब के ऐसी है जो फाइनल निगोशिएशंस में या बहुत सीरियस हैं बायर्स उनको खरीदने में। तो ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि जो हमारी वजारतें कह रही हैं कि शायद जेट बेचने के नतीजे में हम आईएमएफ से निजात हासिल कर लेंगे, तो ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं कि हमारी जीत जो हो रही है जेट सेल्स के हवाले से वो एक माइक्रो इकोनॉमिक की जीत है। आईएमएफ के पास हम जाते हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हल करने के लिए। तो आसान अल्फाज में इनको ये समझिए कि बीमारी दिल की है, जिगर बेहतर हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि शायद दिल भी बेहतर हो जाए। राइट, ऐसा होने वाला। ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बड़ा आपने इस हवाले से इंसाइटफुल तज्जिया पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात करेंगे शहर कायद कराची, रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची आज आलूदगी के अंधेरों में डूब रहा है। एक ऐसा खामोश ख़तरा जो नज़र नहीं आता मगर हर सांस के साथ जिस्म में उतरकर इंसानी ज़िंदगी को ख़तरात से दो चार कर रहा है।
खबर के मुताबिक कराची का फ़ज़ाई मेयार इस वक्त इंतहाई मुज़र सेहत दर्जे तक पहुँच चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया है। ये महज एक दर्जा बंदी नहीं बल्कि लाखों करोड़ों जिंदगियां मुतासिर होने का इशारा है, जिसने अहले कराची की सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर दिए हैं। अदादो शुमार बताते हैं कि आलूदगी की सतह 260 तक पहुंच चुकी है। माहिरीन के मुताबिक 200 से ऊपर की सतह शदीद आलूदगी में शामिल और इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि आंखों में जलन, सांस की बीमारियां और दिल के मसाइल। लेकिन आलूदगी कहाँ से आई और हमारी जो इंतज़ामिया है कब तक इक़दामात करेगी? सिमिलर इशू हम लाहौर के साथ भी देख रहे हैं। लाहौर और कराची का बार बार 1-2 दर्जे नीचे आना, क्या ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये अपनी प्रायोरिटीज़ इस हवाले से भी सेट करेंगी या आवाम की ज़िंदगियों के साथ खेलती रहेंगी? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।